इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 4th ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं और स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है आपके 23 फरवरी। इससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए। और 23 फरवरी के बाद स्क्रूटनी फॉर्म के लिए वापस से आपको चांस नहीं मिलेगा। और उसके बाद विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपका डीवी कब है, डीवी कितने चरणों में होगा, डीवी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं और आपको क्या क्या रेडी रहकर आपको डीवी के लिए जाना होगा। तो ये सब सूचना जब भी विभाग द्वारा जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट फैसला भी जब भी आएगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो अपडेट कोर्ट से आए, बोर्ड से आए या विभाग से आए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक सूचना देने जा रहा हूँ कि आपका जब डीवी होगा तब क्या क्या दिक्कत आएगी, तब उसकी क्या क्या सॉल्यूशन है और डीवी में आपसे किस तरह से डीवी होकर आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको उसी के आधार पर बता रहा हूँ जिस आधार पर अभी तक आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती परीक्षा में डीवी विभाग द्वारा आयोजित करवाए जा रहे हैं, उसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक एक पॉइंट लिखकर आपको बताए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं। अब 2 फोटोकॉपी के सेट और एक आपके सभी डॉक्यूमेंट जिसमें ओरिजिनल होने चाहिए, इस तरह से उपस्थित होना। अब पहली बात तो मैं कह देता हूँ कि अगर आपको किसी दस्तावेज में डाउट लगे, खासकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर या फिर अन्य प्रमाण पत्र को लेकर रहता है, शैक्षणिक योग्यता को लेकर इतना डाउट नहीं रहता है क्योंकि वो तो जो है वो दिखानी होगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये डाउट रहता है साथियों में कि किसी का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है और उसने अब नया बना दिया, तो फिर वो अब बोल रहा है क्या मुझे शपथ पत्र लेके जाना चाहिए, या फिर किसी ने नया नहीं बनाया वो बोला मैं शपथ पत्र लेके जाऊँ। देखो इस कंडीशन पर अगर आप नया बना दिया, नहीं बनाया, तब तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं मैक्सिमम 3 साल तक। और नया बना दिया है तो नया बनाने के बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके बाद अगर बनाया तब भी आपको शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। उसमें ये लिखना होता है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उस डेट में भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इसलिए आपको शपथ पत्र की आवश्यकता होगी अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। और भी अगर कोई दस्तावेज में अगर आपको डाउट लगे कि ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पर जहाँ तक मेरा मानना आप लेके जाइए, क्योंकि जब आपका डीवी होगा आपके 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होगी तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उल्टा 2-3 कम हो गई तो आपकी प्रॉब्लम होगी। फिर आपको वो एक टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड में आपको आना होगा, डीवी वापस से करवाना होगा, फिर वो आपके दस्तावेज चेक करेंगे। तो ये सब प्रोसेस से अच्छा है कि आप 2-3 अगर डाउट जिसमें लगे वो डॉक्यूमेंट साथ लेके चले जाइए। अगर वहाँ दिखाना होगा तो दिखा देना, नहीं दिखाना तो अपने पास रख लेना। तो इस तरह से जब डीवी शुरू होगा तो उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना स्क्रूटनी फॉर्म नहीं फिल किया है तो स्टार्टिंग के जो 4-5 दिन है इसके अंदर अंदर फिल कर लीजिए, क्योंकि एंड टाइम में हर बार क्या होता है, चाहे कोई भी आप भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो एंड में क्या दिक्कत आती है, सभी एक साथ ट्राई करते हैं, इस वजह से सर्वर प्रॉब्लम आती है, SSO ID बार बार लॉग आउट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं, तो ये सब दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि 14 तारीख तक आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेना। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं और एक ओरिजिनल। अब फोटोकॉपी के 2 सेट में, एक सेट में तो आपको ओरिजिनल एफिडेविट रखने हैं और ओरिजिनल 2 CC क्वालिफिकेशन की कॉपीज़, 2 CC ओरिजिनल और क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ रखनी है। और जो दूसरा सेट होगा उसमें सभी फ़ोटोकॉपी, यानी कि एफिडेविट की भी फ़ोटोकॉपी, CC की भी फ़ोटोकॉपी और क्वालिफिकेशन की तो है ही फ़ोटोकॉपी, और एक तीसरा सेट जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। तो इस तरह से आपको लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 जने चेक करेंगे, एक तो आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेंगे और दूसरे आपके फ़ोटोकॉपी सेट है वो चेक करेंगे, और वो आपको एक चेकलिस्ट भी देंगे। और अगर आपकी चेकलिस्ट में सिग्नेचर आपसे करवा दिया, इसका मतलब आपके सभी दस्तावेज सही है और सभी दस्तावेज चेक हो चुके हैं, क्योंकि अगर सिग्नेचर वो तभी कराते हैं जब आपके दस्तावेज की पुष्टि कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई दस्तावेज कम होता है तो आपको फिर सिग्नेचर नहीं करवाए जाते हैं, वो बाद में करवाए जाएंगे जब आपके कंप्लीट होंगे। अब देखो बहुत साथियों में ये एक और मिस्टेक आती है कि किसी के कोई मार्कशीट में या डिग्री सर्टिफिकेट में, किसी में भी, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, तो उसमें क्या फादर्स नेम, मदर्स नेम या खुद के नाम में त्रुटि रहती है। तो अगर इस प्रकार की मिस्टेक होती है तो भी कोई बात नहीं, स्टाम्प से शपथ पत्र के माध्यम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इसी तरह RSCIT में अगर किसी के स्कूल लर्नर कोड की जगह मार्कशीट सीरियल नंबर अंकित डाल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोले तो एफिडेविट दिखा देना, नहीं तो इतनी कोई गंभीर विषय नहीं है। लेकिन ये अब RSCIT है या फिर ग्रेजुएशन है, 12th है, ये वैसे तो 4th ग्रेड एग्जाम 10th लेवल की है, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया है तो फिर ये आपको लेके जाने होंगे, क्या पता वहाँ पर आपसे मांग ले। और इसके अलावा अगर आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से भी ग्रहण की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र बनाया, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वहाँ का अगर आपने CC दिखाया तो फिर वहाँ की आपको मार्कशीटें भी दिखानी होगी, वहाँ का आपको सब कुछ जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ दिखाने होंगे। अब देखो किसी किसी विभाग द्वारा आधार कार्ड का QR कोड के साथ जो आधार कार्ड फेच होता है वो आपसे मांगे जाते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट के नाम में मैच होने चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ विभाग हैं वो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगते हैं, अब वो डिपेंड करता है विभाग पर। बाकी विभाग द्वारा जब भी शेड्यूल आएगा और उसमें इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी जो स्क्रूटनी फॉर्म आप SSO ID के माध्यम से फिल कर रहे हो इसको भी संभाल के रखना है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर PDF फॉर्मेट में प्रिंट निकालना होगा और वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर अगर आप देखो OBC नॉन क्रीमी या MBC नॉन क्रीमी कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से भी मैक्सिमम 3 साल तक। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। अब देखो मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपसे इसलिए मांगे जाते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आप राजस्थान के निवासी हो, और जाति प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि ये आप राजस्थान में कौन सी कैटेगरी से हो, SC ST OBC या MBC EWS जो भी। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म जिस कैटेगरी से भरा उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, चाहे वो आपने स्पोर्ट्स कोटे से भरा हो या विधवा परित्यक्ता से भरा हो या फिर PH कैटेगरी से भरा हो, तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फॉर्म फिल किया स्पोर्ट्स कैटेगरी से, जबकि ना तो उसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है ना बात, और रिजल्ट में उसका जो रिजल्ट आया वो स्पोर्ट्स कैटेगरी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आया और उसका DV में नाम आ जाता है, लेकिन जब वो DV करवाए तब पता चलता है कि इसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर भले ही उसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर क्यों ना हो। और जो मैरिड महिलाएं हैं उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम, पिता की आय और पिता के निवास के आधार पर बनाना है, न कि पति के नाम, पति के निवास और पति की आय। ये स्पष्ट रूप से आप जब 4th ग्रेड एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट चेक करोगे तो उसमें आपके लिखा हुआ है। अब देखो एक और डाउट आता है, संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी को ये लिखना है सादे कागज़ पर, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको शून्य भरना है और राजपत्रित अधिकारी के साइन के साथ। अटेस्टेशन फॉर्म आप जब स्क्रूटिनी फॉर्म भरते हो वो भी आएगा, और एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भी सबमिट करना है। अब बहुत साथी कह रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो वो अभी आपको नहीं चाहिए था, वो ज्वाइनिंग के समय चाहिए था। अब जब आप देखते हैं SSO ID में स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करते हो तो कहीं पर रेड स्टार लगा होता है तो कहीं पर रेड स्टार नहीं लगा होता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार ताकि आप आराम से समझ सको। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर देखोगे तो हस्तलिखित हुआ, शपथ पत्र हुआ, बच्चों का घोषणा पत्र हुआ, राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, दहेज धूम्रपान का शपथ पत्र हुआ। यहाँ पर स्टार लगा हुआ, अटेस्टेशन फॉर्म स्टार लगा हुआ, यानी कि वो तो आपको फिल करने, अपलोड करने कंपलसरी है। लेकिन जहाँ पर स्टार नहीं लगे हुए हैं वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जब DV होगा और वो प्रमाण पत्र अगर आप पर लागू हो रहा तो वहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब देखो जरूरी नहीं कि सभी कैंडिडेट पर 2.5 लाख आय वाला प्रमाण पत्र लागू हो रहा है या सभी ने डिप्लोमा किया है, ये तो ऑप्शन दे रखा है कि अगर इनमें से आप पर कोई लागू रहा है, जैसे कि NOC हुआ, तो ये जिन पर लागू हो रहा है उनके लिए है, सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। बाकी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी सूचना दी है
वो सब डॉक्यूमेंट आपके जांच किए जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर ही आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने फॉर्म फिल करते समय 10th तक का ही फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल में 10th की डिटेल लिखी है और आपने अंतिम शिक्षा का जहाँ से भी प्राप्त की हो 10th का ही लेके गए हो, तो फिर आप 12th हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, ये नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मूल्यांश प्रमाण पत्र की बात हो गई है, जाति प्रमाण पत्र की बात हो गई है, विवाह प्रमाण पत्र। अब देखो, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है तो उसका भी फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ और उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 2006 के बाद जिनका विवाह हुआ तो उनके तो मैरिज सर्टिफिकेट बनते ही है। अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी की बात करें तो ये जिन पर लागू हो रहा है उन्हें वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हस्तलिपि वाली बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश में जो आपका फॉर्मेट जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, उसमें लिखा हुआ है हस्तलिखित हैंड रिटन का हिंदी इंग्लिश, उसके नीचे आपको अपनी राइटिंग में लिखना है। इसी तरह शपथ पत्र और जाति शपथ पत्र ये उनके लिए है जिनका शपथ पत्र यानी कि जो EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी या MBC कैटेगरी से हो और उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया उन कैंडिडेट के लिए, तो फिर वो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं। बच्चों का घोषणा पत्र ये भी सभी कैंडिडेट के लिए लागू है। आप देख सकते हैं रेड स्टार लगा हुआ है। और जो अनमैरिड है तो वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे न करने को लेकर उनका बच्चों का घोषणा पत्र रहता है। दहेज धूम्रपान के लिए शपथ पत्र का फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र और 1 चरित्र प्रमाण पत्र जांच से भी आपने अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यानी जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। कुछ ये इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और बाकी जब डीवी को लेकर शेड्यूल जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और फर्स्ट डे जिनका भी डीवी होगा उनकी राय के आधार पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से डीवी होता है 4th ग्रेड एग्जाम में।